अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने लास्ट वीक में जो मैंने लेक्चर आपको बताया था आपने उसको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमने न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करना है वो है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में आपने लास्ट चैप्टर में कैस्केड एम्पलीफायर्स पढ़े थे कि एम्पलीफायर्स में अगर एक एम्पलीफायर जो है वो बहुत बड़ी एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकता तो फिर हम लार्ज नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स को वो कैस्केड के सूरत में लगाते हैं। और फिर उसमें आपने लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस और हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस भी उसके स्टडी किए थे। और उस कैस्केड के नतीजे में जो आउटपुट होता है पहले एम्पलीफायर का वो दूसरे के इनपुट के तौर पे आप फीड करते थे, तो वो एक कैस्केड एम्पलीफायर। अब नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स में बेसिकली फीडबैक है क्या? फीडबैक इन द इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट एनर्जी ऑफ सम डिवाइस बैक टू द इनपुट। ठीक है, अगर आप आउटपुट को इनपुट पे फीडबैक करते हैं तो उसको हम फीडबैक का प्रोसेस कहते हैं ना। यानी आप आउटपुट, ये अगर आपका इनपुट है ए से बी आ रहा है तो बी को दोबारा आप जो है वो ए में इंजेक्ट कर दें। सो दिस इज़ नोन एज फीडबैक। ठीक है, कि आप वापस उसके आउटपुट को इनपुट पे जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फीडबैक सिग्नल एड्स, यानी या तो वो हेल्प कर सकती है या वो अपोज कर सकती है इनपुट सिग्नल को। तो यहाँ पे दो तरह के फीडबैक्स हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक हमेशा आपके इनपुट सिग्नल जो है उसको हेल्प ही करे, वो उसको अपोज भी कर सकती है। इसलिए यहाँ पे दो तरह के फीडबैक हैं, एक होती है नेगेटिव फीडबैक और एक होती है पॉजिटिव फीडबैक। ये सारा जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद ये मेन उन्होंने फीडबैक का लिखा हुआ है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज कंबाइंड विद द इनपुट सिग्नल द फीडबैक इज सेट टू एग्जिस्ट। यानी अगर आप आउटपुट को इनपुट पे इंजेक्ट कर दें तो आप कहते हैं कि दिस इज नोन एज फीडबैक। और उस फीडबैक के नतीजे में अगर आपका इनपुट सिग्नल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं या उसको हम रीजनरेटिव भी कहते हैं। और अगर आप आउटपुट से इनपुट में इंजेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से आपका जो इनपुट सिग्नल है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है फीडबैक की वजह से, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और या फिर उसका दूसरा नाम जो है वो डीजनरेटिव फीडबैक भी होता है। ठीक है, तो एक हो गया पॉजिटिव फीडबैक, एक हो गया नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में जो गेन होता है वोल्टेज गेन विद फीडबैक उसको प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया है, और जो विदाउट प्राइम टर्म्स है ना वो विदाउट फीडबैक वाली टर्म्स हैं। तो फीडबैक वाली टर्म्स के जो गेन है और आगे आप जो भी इसकी स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे वो सारे प्राइम के साथ होंगे। तो प्राइम वाली जो टर्म्स हैं ये जिनके ऊपर डैश आ रही है ये टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये विद फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो फीडबैक का के बाद का जो गेन है ए प्राइम दैट शुड बी ग्रेटर देन द गेन विदाउट फीडबैक, ए जो पहला गेन था उसका। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जब गेन की वैल्यू फीडबैक की वजह से इंक्रीज हो जाए तो इसको पॉजिटिव फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। और इसके बरक्स अगर हम कहें कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव फीडबैक में अगर आपका जो गेन होता है विद फीडबैक, जब आपने आउटपुट से इनपुट में फीडबैक दी तो इनपुट सिग्नल जो है उसका जो गेन है वो रिड्यूस हो गया, पहले के मुकाबले में कम हो गया, तो ए प्राइम लेस देन ए हो जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक या डीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। सो ए इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, जबकि ए प्राइम जो है वो आपका गेन है ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो ये दोनों की हमने बता दी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक में हम ये तो कह रहे हैं कि गेन इंक्रीज होता है, और लेकिन गेन इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेसिव डिस्टॉर्शन होगी। वो जो गेन आपको मिलेगा फीडबैक, तो गेन इंक्रीज हो गया फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, रीजनरेटिव फीडबैक की वजह से, लेकिन डिस्टॉर्शन और नॉइज़ इफेक्ट्स ये बढ़ जाएंगे। नॉइज़ इफेक्ट्स भी डिस्टॉर्शन की ही फॉर्म होती है ना। तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो बड़ा किंकी सा इस तरह का आउटपुट आपको आएगा जिसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स और नॉइज़ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। और ये इसीलिए ये कम इस्तेमाल किया जाता है ये वाला एम्पलीफायर पॉजिटिव फीडबैक के साथ, और क्योंकि ये ऑसिलेटर सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ऑसिलेटर सर्किट्स आपको पता है वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, उनका आउटपुट जो है वो बड़ा अनसर्टन सा होता है, वो सर्टन, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है कि आपको गेन तो इंक्रीज मिल जाता है लेकिन डिस्टॉर्शन के साथ, और ये कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ऑसिलेटर सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। ये इनपुट सिग्नल को इंक्रीज कर देगा पॉजिटिव फीडबैक, इसलिए हम इसको रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। और इट इंक्रीजेज द नॉइज़ इफेक्ट्स, मैंने आपको कहा इससे नॉइज़ इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, और नॉइज़ इफेक्ट बढ़ने की वजह से इसकी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी। बैंडविड्थ रिड्यूस होने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आपका जो आउटपुट जो है वो जितना स्टेबल होना चाहिए था, यानी कुछ देर के लिए तो स्क्रीन के ऊपर ठहरे ना आपका आउटपुट, वो उतनी देर के लिए भी नहीं ठहरता, आपकी बैंडविड्थ भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, नॉइज़ इफेक्ट्स और डिस्टॉर्शन इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ये दैट्स वाई इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ ऑसिलेटर सर्किट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
अदरवाइज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है नेगेटिव फीडबैक। ये वाइडली यूज्ड होता है ज़्यादातर एम्पलीफायर में, और इसमें क्या होता है कि इसकी बेशक आपकी आउटपुट तो जो गेन है वो रिड्यूस होती है, लेकिन गेन कम होने की वजह से जो डीजेनरेटिव फीडबैक होता है ना ये, तो इसमें आपकी गेन तो कम होता है, लेकिन उसकी वजह से आपका जो रिडक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन और नॉइज़ इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं एम्पलीफायर के, और गेन आपका स्टेबल होता है, चाहे वो कम होता है लेकिन स्टेबल गेन होता है। और इम्प्रूव्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें आते हैं आपके पास, ठीक है। वो जो लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेज आपने देखे थे वो इम्प्रूव्ड होंगे, क्योंकि जब आपको एक चीज़ स्टेबल नज़र आएगी ना, तभी आप उसकी ये सारी चीज़ें उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। वोल्टेज फीडबैक में लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस होगा और करंट फीडबैक में हायर आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि करंट फीडबैक के हायर आउटपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से आपकी आउटपुट में जो करंट है वो कम से कम होगी। कम से कम करंट का मतलब है कि गेन कम होगा ना, और गेन कम होगा नेगेटिव फीडबैक में, क्योंकि ये डिजेनरेटिव है, और उसी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बैंडविड्थ भी जो पहले कम होता था पॉजिटिव फीडबैक में अब वो ज़्यादा होगा, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन और इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन और नॉइज़ इफेक्ट्स होते थे, किंकी इफेक्ट्स होते थे आपके आउटपुट में, वो कम से कम, वो जो शोर की आवाज़ आती थी, शां शां की आपको आवाज़ आती थी, वो आपको सिग्नल में नहीं सुनाई देगी, ठीक है। और अगर वो दिखाई देता था किंकी सा, तो वो स्मूथ दिखाई देगा अब आपको, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों तरह की फीडबैक के होते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक वाइडली यूज्ड इसीलिए की जाती है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, और इम्प्रूव्ड होती है, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इम्प्रूव्ड होता है, और जितना कम आउटपुट का गेन आएगा उसमें डिस्टॉर्शन और नॉइज़ी इफेक्ट्स कम होंगे, ठीक है। और इसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो है, ये तो हमने आउटपुट रेजिस्टेंस की बात की ना, कि अगर वोल्टेज फीडबैक आप देखेंगे तो उसमें आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, अगर करंट फीडबैक करेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इनपुट रेजिस्टेंस की क्या बात है कि इनपुट रेजिस्टेंस की वेरिएबल है ना, वो लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। तो ये सारे इफेक्ट्स थे नेगेटिव फीडबैक के, जिसको आप डीजेनरेटिव फीडबैक कहते हैं। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक पे आ जाएं, जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स जो है वो बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक है। आप जो सी भी तरह की फीडबैक लेंगे उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है ना, चाहे पॉजिटिव फीडबैक है यानी रीजनरेटिव है, या चाहे नेगेटिव फीडबैक जिसको डीजनरेटिव कहते हैं, दोनों तरह की फीडबैक में आपका का कोई ना कोई प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये आपका एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर को ये आपने इनपुट दी थी सिग्नल वोल्टेज Vs। अब सिग्नल वोल्टेज के आगे ये जो अब आपको अब नज़र आ रहा है ना, ये मिक्सर है, ठीक है। इस मिक्सर ने मिक्स करना है, किसको मिक्स करना है? जो आपको आउटपुट मिल रहा है एम्पलीफायर का VO प्राइम, क्योंकि अब आप फीडबैक के साथ लेंगे ना, जिसको प्राइम के साथ इसको बताएंगे आप। इस आउटपुट को आपने बीटा जो है वो फीडबैक नेटवर्क है यहाँ पे, इस बीटा ने फीडबैक VF वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर देनी है इस मिक्सर को, और मिक्सर ने इस सिग्नल वोल्टेज को और इस फीडबैक वोल्टेज को मिक्स करके आगे सप्लाई करना है आपके एम्पलीफायर A को, ठीक है। और इसलिए अब उसकी जो इनपुट वोल्टेज, जिसको आप पहले VI कहते होते थे, अब आप उसको VI प्राइम कहते हैं, क्योंकि अब आप उसको फीडबैक की वजह से आगे भेज रहे हैं, और उसकी वजह से जो आउटपुट आएगी वो भी VO प्राइम होगी, VO नहीं होगी। अब VO वो आउटपुट होती थी विदाउट फीडबैक, फीडबैक के साथ अब आपकी आउटपुट जो है वो VO प्राइम होगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक है आपका। हमने ये कहा है कि आपने अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक अब मिक्सर नेटवर्क का काम है सिग्नल वोल्टेज को और फीडबैक वोल्टेज को कंबाइन करके मिक्स करके एम्पलीफायर को एज एन इनपुट देना, और आगे से उस मिक्स फीडबैक जो है फीडबैक और सिग्नल वोल्टेज की जो मिक्स्ड इनपुट है उसको लेके एम्पलीफायर आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा VO प्राइम, जिसको आप दोबारा फीडबैक नेटवर्क के ज़रिए इनपुट पे दे देंगे टू द एम्पलीफायर। तो ये प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक है। अब इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो वैसे नज़र आ रहा है कि जो VI प्राइम है, अगर तो पॉजिटिव फीडबैक होगा ना, तो दिस VI प्राइम शुड बी द सम ऑफ सिग्नल वोल्टेज एंड द फीडबैक वोल्टेज, ये पॉजिटिव फीडबैक में। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में चूंकि हम कह रहे हैं कि फीडबैक जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यानी जो VF है ना ये माइनस साइन के साथ होगा फॉर द नेगेटिव फीडबैक। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ होगा तो आपकी जो VI प्राइम है दैट वुड बी द, जो कि सम थी VS की और सिग्नल वोल्टेज की और ये फीडबैक की, फीडबैक के साथ चूंकि नेगेटिव साइन होगा फॉर द नेगेटिव फीडबैक, तो ये माइनस VF होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक के लिए सीधा सीधा आपके पास VS और VF का सम होगा VI प्राइम, जबकि नेगेटिव फीडबैक के लिए डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ सिग्नल वोल्टेज एंड द फीडबैक वोल्टेज, और वो डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि आपकी फीडबैक जो है वो नेगेटिव साइन के साथ होगी।
ठीक है। सो वेयर वी एफ इज़ द फीडबैक वोल्टेज, और आप ये जो बीटा जो फीडबैक नेटवर्क है, इसको आप फीडबैक नेटवर्क का जो फैक्टर है ना बीटा, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बीटा इज़ द रेशो है वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज की डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज। अब फीडबैक वोल्टेज वी एफ है, आउटपुट वोल्टेज वी ओ प्राइम है, ठीक है ना। तो बीटा बेसिकली ये जो फीडबैक नेटवर्क का फैक्टर है, ये बेसिकली रेशो है दिस फीडबैक वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज। तो वी एफ ओवर वी ओ प्राइम, और जहाँ से आप फीडबैक वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी ओ प्राइम, ठीक है। अब ये 3 पोर्ट्स आपको इस सर्किट के नज़र आ रहे हैं, एक ये पोर्ट 1 है, एक पोर्ट 2 है, एक पोर्ट 3 है। पोर्ट 1 पे आपने सिग्नल वोल्टेज दी है, पोर्ट 2 पे आप मिक्सर के बाद उसको इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं फीडबैक और उसको कंबाइन करके सिग्नल को, और पोर्ट 3 से आप उसका आउटपुट ले रहे हैं वी ओ प्राइम, ठीक है। तो ये 3 पोर्ट्स हैं इसके। अब ये जो पोर्ट 2 और 3 है, इसको अगर आप देखें, इसको लेके चलें कि आउटपुट एम्पलीफायर का है वी ओ प्राइम, और पोर्ट 2 पे जो उसको इनपुट मिली हुई है मिक्सर के बाद वो है वी आई प्राइम। तो आपके पास जो वोल्टेज गेन होगा वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज यानी वी ओ प्राइम ओवर वी आई प्राइम। ये जो है ये इसका इंटरनल गेन है। इंटरनल गेन का मतलब है कि और जैसे आप पहले भी लेते थे ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट ओवर इनपुट करके, तो ये इंटरनल गेन ऑफ द एम्पलीफायर है जो एम्पलीफायर के अंदर होगा। अगर हम ओवरऑल गेन की बात करें सिस्टम की, यानी सिस्टम आपका वर्क कर रहा है पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 3 तक के लिए, ठीक है। अगर पोर्ट 1 और 3 को कंसीडर करें तो फिर आपकी जो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज है वो इस तरह से होगी वी ओ प्राइम ओवर वी एस यानी सिग्नल वोल्टेज, ठीक है। फिर हम उसको ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटरनल गेन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपकी जो पोर्ट 2 और 3 की वजह से आई है, और जो आपकी ओवरऑल गेन है जो पोर्ट 1 और 3 से मिलेगी आपको, उसको ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आउटपुट वोल्टेज वी ओ प्राइम ओवर सिग्नल वोल्टेज जो है वी एस को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें से अगर हम ये इक्वेशन 8.2 को देखें तो यहाँ से वी ओ प्राइम जो है वो ए इंटू वी आई प्राइम को शो करती है, और नेगेटिव फीडबैक में अगर हम वी ओ प्राइम इज इक्वल टू ए को हम वैसे रखें, और वी आई प्राइम अगर हम कौन सा वाला लें, नेगेटिव फीडबैक वाला। 2 आपने फीडबैक लिखे ना, एक पॉजिटिव फीडबैक वाला लिखा था वी आई प्राइम, और एक नेगेटिव फीडबैक वाला लिखा था। लेकिन चूंकि नेगेटिव फीडबैक जो है वो वाइडली यूज होता है, तो हम वी आई प्राइम जो है वो नेगेटिव फीडबैक वाला अगर इधर पुट कर दें इस वी आई प्राइम की जगह, तो वो क्या है जी, वी आई प्राइम इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। तो यहाँ आप वी एस माइनस वी एफ जो है वो पुट कर सकते हैं वी आई प्राइम की जगह। तो ये जो वी एस माइनस वी एफ है, अगर इसके बाद आप वी ओ प्राइम इसको अब मज़ीद इसमें वी एफ की वैल्यू डालें जो आपकी फीडबैक वोल्टेज है, तो फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू आपको कहाँ से मिली है, यहाँ से। फीडबैक वोल्टेज वी एफ जो है वो बराबर है बीटा वी ओ प्राइम के। तो यहाँ मैंने अगेन जो है कि हम पुट कर देंगे वी एफ की वैल्यू को, और वी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, बीटा वी ओ प्राइम, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे बीटा वी ओ प्राइम वी एफ की जगह। उसके बाद अब ब्रैकेट्स को आप खोलेंगे तो वी ओ प्राइम इज इक्वल टू ए वी एस और माइनस ए बीटा इंटू वी ओ प्राइम, और यहाँ से आप वी ओ प्राइम वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वी ओ प्राइम प्लस ए बीटा इंटू वी ओ प्राइम, और राइट हैंड साइड पे आप ए वी एस को रहने दें, फिर इसमें से वी ओ प्राइम को कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा। और आपने यहाँ से निकालना क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी वी ओ प्राइम ओवर वी एस, क्योंकि वी ओ प्राइम ओवर वी एस किसको शो करता है, ए प्राइम को। तो वी ओ प्राइम ओवर वी एस जो है वो आपके पास ए प्राइम है, और वो ए प्राइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट अब कर रहा है, आपके ये जो 1 प्लस ए बीटा का फैक्टर है ये ए के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज ए ओवर 1 प्लस ए बीटा। वी एस को हम इधर ले आएंगे वी ओ प्राइम के नीचे, तो वी ओ प्राइम ओवर वी एस जो है वो ए प्राइम को शो करेगा, और ए के नीचे जो है ए कौन सा, इंटरनल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, इसके नीचे हम ये वाला फैक्टर जो है 1 प्लस ए बीटा का, जिसको फीडबैक टर्म कहेंगे या फीडबैक फैक्टर कहेंगे। फीडबैक फैक्टर तो चूंकि आप बीटा को कह रहे हैं, ये फीडबैक टर्म है पूरी आपकी 1 प्लस ए बीटा, ये हम ए के नीचे ले आएंगे इंटरनल गेन के नीचे। तो ये आपके पास दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जो आपके जिसको हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक है ये आपका, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द फीडबैक है उसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 1 प्लस ए बीटा, जो ये बता रहा है, ये जो फीडबैक टर्म है ये बता रही है कि आपकी ओवरऑल जो गेन है विद फीडबैक वो रिड्यूस हो रही है, और होनी भी चाहिए थी क्योंकि हम नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में गेन मैंने आपको बताया था पहले भी कि गेन रिड्यूस होती है लेकिन स्टेबल होती है, ठीक है, अच्छी होती है, स्टेबल होती है, नॉइजी इफेक्ट्स कम होते हैं, डिस्टॉर्शन कम होती है। तो अगर हम इसमें अगर थोड़े से इसके स्पेशल केसेस देख लें कि अगर 1 प्लस ए बीटा जो है ये पूरी जो टर्म है फीडबैक की, अगर इसको आप लेस देन यूनिटी यानी 1 से कम लेंगे तो आपकी ए प्राइम जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी विद फीडबैक जो गेन है वो ग्रेटर हो जाएगी ए से, विदाउट फीडबैक जो उसकी इंटरनल गेन है आपकी, ठीक है। तो द फीडबैक इज देन सेट टू बी पॉजिटिव एंड द सर्किट इज कॉल्ड रीजनरेटिव। तो उस वक्त आपकी फीडबैक जो वो पॉजिटिव फीडबैक को शो करेगी और वो रीजनरेटिव होगी।
पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज़ करेगी गेन को और डिस्टॉर्शन को भी इंक्रीज़ करेगी और स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगी, इसलिए ये ज़्यादातर अवॉइड की जाती है। तो ये इसके जो एक स्पेशल केस ये हुआ कि ये जो 1+a बीटा का फैक्ट जो टर्म है, इसको अगर आप लेस देन यूनिटी कर देंगे तो गेन तो बढ़ जाएगी, लेकिन और आपकी जो फीडबैक है वो रीजनरेटिव हो जाएगी, लेकिन मसला ये होगा कि उसमें डिस्टॉर्शन और नॉइजी इफेक्ट्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। तो जो दूसरा स्पेशल केस ये है कि अब हम 1+a बीटा की जो टर्म है इसको लेस करके ग्रेटर करके देखते हैं। पहले हमने लेस देन यूनिटी किया, अब हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म अगर 1+a बीटा है, अगर ये ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जब टर्म बड़ी हो जाती है तो आपका आंसर जो है वो स्मॉल हो जाता है ना, तो फिर आपकी जो गेन है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी इफ 1+a बीटा इज ग्रेटर देन यूनिटी तो आपकी जो ओवरऑल गेन है विद फीडबैक वो लेस देन ए हो जाएगी, और आपकी फीडबैक जो है फिर उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे या डिजेनरेटिव फीडबैक कहेंगे। ये ज़्यादातर वाइडली यूज़ होती है क्योंकि गेन आपका रिड्यूस हो जाता है, लेकिन डिस्टॉर्शन भी रिड्यूस होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी गेन की, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये वाइडली यूज होता है। और आखिरी केस इसमें यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप 1+a बीटा की जो टर्म नीचे आ रही है इसको 0 के इक्वल ले लें, तो आपको पता है 1/0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो फिर आपकी जो गेन है a प्राइम वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी और आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। तो आउटपुट बगैर इनपुट के आपको मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बगैर इनपुट के आउटपुट मिल ही नहीं सकता ना। सो द सर्किट एक्चुअली बिकम्स ऑसिलेटर, तो फिर वो थ्रू आउट वो जो सर्किट है वो आपका जो है ना वो पक्का ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप बगैर इनपुट के आउटपुट हासिल कर लें। तो ये तीन जो है स्पेशल केसेस जो हैं ये आपने अपने इस ब्लैक जो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक या ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं, तो उसके आपने स्टडी कर लिए, ठीक है। तो हमने नेगेटिव फीडबैक जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, और उसके मुकाबले में अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी गेन तो बढ़ जाती है, लेकिन डिस्टॉर्शन और नॉइजी इफेक्ट्स और वो भी बढ़ जाएंगे और स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करना है। उससे पहले हम ये नेगेटिव फीडबैक को डेसिबल में कैलकुलेट कर लें, जैसे डेसिबल गेन हम पहले निकालते होते थे। तो डेसिबल गेन हमने फीडबैक की जो टर्म हमने लेनी है, जो पीछे जिस टर्म की वजह से हमने ये केस स्टडी की, वो टर्म है 1+a बीटा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक इन डेसिबल जब आपने करनी है तो इस टर्म की डेसिबल ऑफ फीडबैक का मतलब ये टर्म 1+a बीटा, इसका जब आप डेसिबल निकालेंगे तो ये देखें ये आपके पास रेशियो a प्राइम इक्वल टू a ओवर 1+a बीटा। 1+a बीटा की टर्म को इस तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, a प्राइम को इसके नीचे ले आएं, तो 1+a बीटा बेसिकली इक्वल है रेशियो ऑफ a ओवर a प्राइम के, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको इसी इक्वेशन को 8.3 को इस तरह से लिखूँ ना, तो मैं लिख सकती हूँ कि 1+a बीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ a ओवर a प्राइम, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज 1+a बीटा? 1+a बीटा इज द फीडबैक टर्म, जिस टर्म से हमने ये सारे स्पेशल केसेस पढ़े। इस टर्म को हमने पहले ग्रेटर देन यूनिटी, फिर लेस देन यूनिटी, फिर इक्वल टू 0 करके देखा है। तो ये 1+a बीटा जो है ये फीडबैक टर्म है। तो इसमें अगर आप डेसिबल गेन देखना चाहते हैं तो वो 20 log/10 का फार्मूला हम लगाते होते हैं, ठीक है, और साथ के आ जाएगा a ओवर a प्राइम का ना, ये जो रेशियो है इसको हम 20 log/10 के साथ लेंगे। तो डेसिबल ऑफ फीडबैक जो है इक्वल टू 20 log/10 a ओवर a प्राइम, और a ओवर a प्राइम की वैल्यू आप कहाँ से पुट कर सकते हैं, जो आपने अभी निकाली है a ओवर 1+a बीटा, ये जो आपने प्रिंसिपल से निकाली है a प्राइम इज इक्वल टू a ओवर 1+a बीटा, ये आप इधर पुट कर देंगे, ठीक है, a प्राइम की जगह, और a से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और 1+a बीटा की टर्म ऊपर चली जाएगी न्यूमिनेटर में, और इस तरह से ये फार्मूला 20 log/10 1+a बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक आप डेसिबल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं, हम नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि स्टेबलाइजेशन की जा सके, गेन को स्टेबलाइज किया जा सके। तो स्टेबिलिटी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी गेन रिड्यूस तो हो जाएगी, फिर वो स्टेबल होगी। तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर इफेक्टेड बाय द किन किन चीज़ों से वो स्टेबिलिटी उसकी इफेक्ट होती है? टेम्परेचर से। अगर आपका एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज आप उसको देते हैं, ये वाली VS सिग्नल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज जो आप उसको दे रहे हैं, उसकी वेरिएशन सारी बात है, उसको चेंज करेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। एजिंग ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स कितनी देर तक वर्क करते हैं, उनकी एजिंग क्या है, ठीक है ना। या जिसको कहते हैं कि चेंज इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, आप ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स चेंज कर दें। वो जो HFE HIE जो आपने सारे पैरामीटर्स 4 तरह के पढ़े थे ना, तो HOE और ये जो अगर आप पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं तो आप उसका और वो जो उसकी गेन थी, करंट गेन बीटा वाला फैक्टर था,
वो उसको ही HF ही कहते होते थे। तो वो जो आपने पैरामीटर्स पढ़े थे इसके ट्रांजिस्टर के, अगर आप उनको चेंज कर दें तो आप उसकी कंपोनेंट्स की एजिंग यानी टाइम लिमिट कर सकते हैं ना। कोई कंपोनेंट जो पहले कम वर्क कर रहा था वो ज़्यादा देर के लिए वर्क कर सकता है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द जो स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर है वो डिपेंड करती है। जो आउटपुट मिलेगा उस एम्पलीफायर से उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि गेन की स्टेबिलिटी क्या होगी। और हम चूँकि नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं उससे गेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बाय यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक द चेंज ऑफ द गेन कैन बी रिड्यूस्ड। आप गेन को रिड्यूस कर सकते हैं, थस इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। लेकिन जो आपकी स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी एम्पलीफायर गेन की। परसेंटेज चेंज इन द गेन विद फीडबैक, अगर आप फीडबैक के साथ उसको पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था जितनी प्राइम वाली टर्म्स हैं वो विद फीडबैक, जो विदाउट प्राइम वाली टर्म्स होती हैं वो विदाउट फीडबैक होती हैं। तो ये जो S प्राइम है ये स्टेबिलिटी रेशियो को स्टेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर बेसिकली रेशियो है DA प्राइम ओवर A प्राइम की, ठीक है। अब DA प्राइम क्या है? चेंज इन द गेन विद फीडबैक टू द वो जो इंटरनल गेन यानी आपके जो ओरिजिनल गेन था शुरू का A प्राइम विद फीडबैक हैं, ये दोनों विद फीडबैक। ऊपर उसका चेंज है, वो नीचे डिवाइडेड बाय उसकी टोटल वैल्यू जो गेन की थी आपकी, ठीक है। तो जो S प्राइम है वो बेसिकली रेशो होगी चेंज इन द गेन टू द ओरिजिनल गेन। तो अगर वो विद फीडबैक पढ़ेंगे तो वो प्राइम के साथ, और अगर विदाउट फीडबैक देखेंगे तो S बराबर होगा स्टेबिलिटी फैक्टर जो है DA ओवर A। DA जो है वो चेंज इन गेन विदाउट फीडबैक टू द गेन विद फीडबैक, ओवरऑल जो टोटल गेन है विदाउट फीडबैक, ठीक है। तो ये दो तरह के हमने पढ़ लिए, विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक गेन हमने देख लिया। अगर हम नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं तो हमने अभी पीछे पढ़ा ये वाला फैक्टर कि क्योंकि हमने ये नेगेटिव फीडबैक के लिए कैलकुलेट किया था ना, जो इसका प्रिंसिपल था A प्राइम इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ली कि A प्राइम इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। और अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ का विद रिस्पेक्ट टू A, तो इस जो आपने फैक्टर जो पीछे निकाला था, जो आपने प्रिंसिपल निकाला था, इसका दोनों तरफ अगर आप डेरिवेटिव लें A के लिहाज से, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा DA प्राइम ओवर DA, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आपने जो है ना डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू A। अब राइट हैंड साइड पे ये बनी U ओवर V फॉर्म। U ओवर V फॉर्म का मतलब है कि आप पहले कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ U इंटू V माइनस U डेरिवेटिव ऑफ V ओवर V स्क्वायर। ये फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये देखें डेरिवेटिव ऑफ U कौन है और ले आप किसके लिहाज से रहे हैं? डेरिवेटिव दोनों तरफ का A के लिहाज से, इंटरनल गेन के लिहाज से। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये फॉर्म बन गई। राइट हैंड साइड पे जब A के लिहाज से लेंगे तो DA ओवर DA ये 1 हो जाएगा, और ये U का डेरिवेटिव जो ऊपर वाली टर्म है वो U होती है, जो नीचे वाली टर्म है वो V होती है। तो U का डेरिवेटिव पहले लिया और V वैसे का वैसा माइनस U वैसे का वैसा और इंटू V का डेरिवेटिव। V का डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और जब A बीटा का डेरिवेटिव आप करेंगे A के लिहाज से तो वो आपके पास क्या रह जाएगा? बीटा। तो ये बीटा यहाँ से आया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। V कौन है आपका? 1 प्लस A बीटा, इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब जब ऊपर वाली ब्रैकेट आप खोलेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस A बीटा और ये माइनस A बीटा की टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर आपके पास रह जाएगा 1 और नीचे 1 प्लस A बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इस DA को अगर आप उस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड पे, तो DA प्राइम इज इक्वल टू DA ओवर 1 प्लस A बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्म बन गई आपकी। अब दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है A प्राइम से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय A प्राइम। A प्राइम कौन सा गेन है? बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि A प्राइम इज़ द है तो इंटरनल गेन ही एम्पलीफायर का, लेकिन विद फीडबैक, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने A प्राइम से डिवाइड कर दिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है DA प्राइम ओवर A प्राइम ये क्या बन गया आपका? S प्राइम। जो स्टेबिलिटी आपने फैक्टर पढ़ा था विद फीडबैक ये उसको रिप्रेजेंट करेगा S प्राइम को, और राइट हैंड साइड पे आपके बन गया ये वाली टर्म, तो ये फैक्टर तो वैसे ही रहेगा ना 1 ओवर 1 प्लस A बीटा का स्क्वायर। DA ओवर A प्राइम में A प्राइम की जगह आप इसका प्रिंसिपल डालेंगे, वो जो प्रिंसिपल से आपने वैल्यू निकाली है ना A प्राइम की, A ओवर 1 प्लस A बीटा 8.3 जो इक्वेशन है आपकी, जो आपने अभी प्रिंसिपल जो निकाला था ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में, तो वो जो है नेगेटिव फीडबैक से, तो A प्राइम की जगह आप उसकी वैल्यू डाल देंगे क्या? A ओवर 1 प्लस A बीटा, ठीक है। अब ये जब आपने वैल्यू डाल दी तो यहाँ से DA ओवर A ये जो रेशो बन रही है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ S जो स्टेबिलिटी है विदाउट फीडबैक, तो इसकी जगह S आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे S प्राइम, राइट हैंड साइड पे ये जो रेशो है ये आपको S को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो एक स्क्वायर वाली टर्म है ये इस 1 प्लस A बीटा की एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी और नीचे रह जाएगा 1 प्लस A बीटा। तो यहाँ से S प्राइम इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस A बीटा।
इसका मतलब है कि ये वही जो आपकी फीडबैक की टर्म है जो कि उसमें आ रही थी डिनोमिनेटर में, जब उसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पढ़े थे गेन में, गेन को भी रिड्यूस कर रही थी, ठीक है ना। गेन को इसलिए रिड्यूस कर रही थी, नेगेटिव फीडबैक में गेन कम होता है लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपकी जो फाइनल स्टेबिलिटी है, द फीडबैक गेन चेंज इज मच लेस देन द चेंज इन द इंटरनल एम्पलीफायर गेन। और लार्ज वैल्यू ऑफ द इंटरनल गेन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वी कैन मेक ए प्राइम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल गेन। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इस ए बीटा की फैक्टर को बहुत बड़ा ले लेते हैं 1 के मुकाबले में, अगर ए बीटा बहुत बड़ा है तो फिर आप क्या करेंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे और आपके पास वो जो पीछे जो उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग था, ये वाला ए प्राइम इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए बीटा, इस फैक्टर में ए बीटा अगर 1 से बड़ा है तो 1 इग्नोर होके ए से कैंसिल, और ए प्राइम जो है वो 1 ओवर बीटा को शो करेगा फॉर ए बीटा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1। और इस सिंस जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क जो है उसके स्टेबल कंपोनेंट्स हैं, तो गेन स्टेबिलिटी कैन बी वेरी हाई अंडर दिस कंडीशन। ये कंडीशन आप लगाएंगे, अदरवाइज तो देखिए ना स्टेबिलिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि 1 प्लस ए बीटा का फैक्टर नीचे आ रहा है। लेकिन उसके बाद आपने ये कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है कि ए बीटा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन लगाने के बाद आपकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी गेन स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में कि ए बीटा का जो टर्म के अंदर ए बीटा का फैक्टर है वो वेरी मच ग्रेटर देन 1 है। तो और जो आपका ए प्राइम है वो अप्रोच कर जाता है फिर 1 ओवर बीटा को। बीटा क्या था आपका फीडबैक फैक्टर था, ठीक है। बीटा क्या था, फीडबैक फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रा ज़हन में रखनी। स्टेबिलिटी इस कंडीशन के बाद ही इंक्रीज़ होगी, अदरवाइज़ वो रिड्यूस हो रही थी। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक की स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, और गेन बेशक कम होता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव फीडबैक। दैट्स वाई नेगेटिव फीडबैक को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और वो वाइडली यूज़ होता है। तो आई होप आज के लिए इतना आपका जो मैंने आपको पढ़ाया, इन चीज़ों को ज़रा आप रिवाइज़ करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या अपने ग्रुप में भी आप मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा इससे रेलिवेंट। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।